हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामला, बीआरएस लीडर के कविता की जमानत पर समाअत मुकम्मल, 6 मई को आएगा फैसला। दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस लीडर के कविता की दायर करदा जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज रख लिया कि कविता की इस दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई। अदालत अब इस पर 6 मई को अपना फैसला सुनाएगी। वाज़ेह है कि कविता को दिल्ली आबकारी पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। मजहब के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है बीजेपी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी की कोशिश कर रही है। उन्होंने हल्का लोकसभा सिकंदराबाद में पार्टी के उम्मीदवार डी नागेंदर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म पर बेरोजगारों और किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने पूछा कि हर साल 20 लाख नौकरियों का क्या हुआ। शिकस्त के खौफ से मोदी मज़ाहिब के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मजहबी हम आहंगी परवान चढ़ी है। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि रियासत के असल अपोजिशन जमात बीआरएस ने बीजेपी के साथ साजबाज करते हुए कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया है ताकि बीजेपी के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाते हुए दिल्ली शराब मामले में जेल में महरूज साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की जमानत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने पूछा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने हल्के की तरक्की के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार नागेंदर MP के तौर पर कामयाब होते हैं तो इन्हें हमारी कांग्रेस हुकूमत में मरकजी वजीर का ओहदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने का सहरा कांग्रेस के सर है। चारमीनार से रैली के साथ बीजेपी हैदराबाद MP उम्मीदवार की नामजदगी। बीजेपी के हैदराबाद लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता ने चारमीनार से एक रैली की क़यादत करने के बाद अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने अपने हामियों के साथ अपने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट रवाना होने से पहले तारीखी यादगार चारमीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बीजेपी के सैकड़ों हामियों ने पार्टी के झंडे पकड़े और नारे लगाते हुए रैली में हिस्सा लिया, जो गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना, नयापुल और अफजलगंज से गुजरी। जाफरानी लिबास पहने माधवी लता ने मंदिर में होने वाली रसूमात में हिस्सा लिया और शंख भी फूका। मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर बाद में नामजदगी की रैली में शामिल हुए और लोगों से बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के करीब ड्रोन उड़ाने पर 3 अफराद हिरासत में। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मलकाजगिरी लोकसभा हल्के में आमद के मौके पर फिजा में ड्रोन उड़ाने के जुर्म में पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर शामीरपेट के करीब लैंड कर रहा था, उसी वक्त करीब में एक ड्रोन फिजा में दिखाई दिया। मलकाजगिरी लोकसभा हल्के की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। बताया जाता है कि मुकामी ऑर्गेनाइजर्स ने हुजूम का फिजाई कवरेज हासिल करने के लिए रामंतापुर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इदरीस, गणेश रेड्डी और अक्षय की खिदमत हासिल की थी। चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त भी ड्रोन को फिजा में उड़ाया गया, जो सिक्योरिटी कवायद की खिलाफ वर्जी है। शामीरपेट पुलिस ने तीनों अफराद को हिरासत में ले लिया और जांच की जा रही है। हैदराबाद हल्के से कांग्रेस लीडर समीर वलीउल्लाह का पर्चा नामजदगी दाखिल। सदर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह, जिनकी उम्मीदवारी को मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन हतमी शक्ल दे दी है, आज रिटर्निंग ऑफिस हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इनके हमरा साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, इंचार्ज हैदराबाद पार्लियामेंट उबैदुल्लाह कोतवाल, सीनियर अली मस्कती, उस्मान अल हाजरी इंचार्ज हल्के कारवान, अकबर शेख इंचार्ज हल्के मलकपेट, मुजीबुल्लाह शरीफ इंचार्ज हल्के चारमीनार, मोहम्मद मुजफ्फर अली खान सीनियर लीडर और दीगर कायदीन मौजूद थे। हैदराबाद हल्के से कांग्रेस के कई दावेदार हैं। बाज़ दावेदारों ने रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपने पर्चा नामजदगी दाखिल किए, जिनमें सीनियर लीडरान कन्हैयालाल और सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी भी शामिल हैं। ताहम वज़ीर आला जिन्हें फॉर्म बी देंगे वो पार्टी के सरकारी उम्मीदवार होंगे। बी फॉर्म जारी करने तक कांग्रेस उम्मीदवार से मुताल्लिक सस्पेंस बरकरार रहेगा। कवी इम्कान है कि समीर वलीउल्लाह ही हैदराबाद हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मुकामी मसाइल को मौजू बनाने रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम के स्टार कैंपेनर्स को हिदायत दी है कि हुकूमत की 4 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर आवाम से वोट की अपील करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रोजाना पार्टी उम्मीदवारों और सीनियर कायदीन से रब्त कायम करते हुए इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीदवारों और कायदीन से कहा कि वो कौमी मसाइल के बजाय मुकामी मसाइल और खास तौर पर हुकूमत की जानिब से 100 दिन में 6 जमानतों पर अमलावरी की बड़े पैमाने पर तशरीह करें। उनका कहना है कि इंतखाबी वादों की तकमील से अवाम मुतमईन है, लिहाजा 14 लोकसभा हल्कों में पार्टी की कामयाबी यकीनी है। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीदवारों से कहा कि वो किसानों को यकीन दिलाएं कि 15 अगस्त से पहले 2 लाख रुपए तक के खर्चात मुआफ किए जाएंगे और ज़राई पैदावार पर खरीफ सीजन से फी कुंटल 500 रुपये बोनस अदा किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कौमी मसाइल के जरिए कामयाबी हासिल करना चाहती है, जबकि तेलंगाना आवाम को मुकामी मसाइल से दिलचस्पी है।
किसानों का 39,000 करोड़ का खर्च यकमुश्त मुआफी मुमकिन नहीं, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के रुकन असेंबली साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर से इस्तिफ़सार किया कि आया 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ ना कर पाएं तो क्या वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर बनी कांग्रेस हुकूमत की कोई जमानत नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में किसानों को धोखा देने के लिए चीफ मिनिस्टर फिर झूठा वादा करके 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक कर्ज मुआफ़ करने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन को पहली तारीख को तनख्वाह देने के लिए सरकारी खजाना खाली है। यकमुश्त 39,000 करोड़ रुपए किसानों के खर्च कैसे मुआफ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोट हासिल करने के लिए चीफ मिनिस्टर भगवानों की कसम खाकर किसानों के खर्च मुआफ करने का यकीन दिला रहे हैं। अगर नहीं कर सके तो चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुस्तफी हो जाने का रेवंत रेड्डी को उन्होंने चैलेंज किया। हरीश राव ने कहा कि बहैसियत सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबी मुहिम में 9 दिसंबर को ही किसानों के खर्च मुआफ करने का वादा किया, इस पर अमल नहीं किया। लोकसभा इंतखाबात में किसानों को धोखा देने फिर 15 अगस्त की डेडलाइन देने का इल्जाम आयद किया। 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए के खर्चात की माफी रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 15 अगस्त से पहले तेलंगाना में किसानों के 2 लाख रुपए के खर्चात माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने बीआरएस के लीडर हरीश राव को चैलेंज किया कि अगर 15 अगस्त से पहले किसानों के खर्चात माफ कर दिए गए तो क्या बीआरएस को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि किसानों के खर्चात जरूर माफ किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कोड़ंगल में नागर कर्नूल लोकसभा हल्के के तहत कांग्रेस के इंतखाबी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल के मधुर मंडल में कांग्रेस कारकुनों के इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के इंटरमीडिएट एग्जाम्स के नतायज का ऐलान, लड़कियों को एक बार फिर सबकत। तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा किया। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नतायज एक साथ जारी किए। फर्स्ट ईयर में 60.01% तलबा और सेकेंड ईयर में 64.19% तलबा कामयाब करार दिए गए। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तेलंगाना में 28 फरवरी से 19 मार्च तक मुनक़िद हुए थे। रियासत भर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जुमला 9,80,978 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में शिरकत की थी। गरमा में आवाम की पसंद चुगुर की कीमतें 700 रुपये तक पहुंच गईं। शहर में मौसम गरमा के दौरान पसंद की जाने वाली तरकारियों में चुगुर सर्रफहरिस्त शुमार किया जाता है, लेकिन चंद बरसों में इमली के दरख्त के इन पत्तों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और चंद बरसों से इसकी कीमत 400 रुपये तक हुआ करती थी। लेकिन जारिया मौसम गरमा के दौरान हैदराबादियों की मरगूब ग़िज़ा चुगुर जो जायके में खट्टी होती है, इसकी कीमत 700 रुपये तक पहुँच चुकी है और शहर के रईतू बाजारों के करीब एक मखसूस तबके की जानिब से चुगुर की कीमत बकरे के गोश्त के करीब पहुँच चुकी है। तरकारी फरोशों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि इन्हें ज़्यादा कीमत में मिलने के सबब वो अपना मुनाफा रखते हुए फरोख्त कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले भी चुगुर की कीमत 400 से 500 रुपये थी। लेकिन इसमें अचानक इजाफे के मुताल्लिक कोई भी तशफ़्फ़ी बख्श जवाब देने तैयार नहीं है। चंद बरस पहले तक बआसानी दस्तियाब होने वाले चुगुर की कीमतों में इजाफे पर कहा जा रहा है कि चुगुर के फ़वाइद के मुताल्लिक माहिरीन तग़ज़िया से तफसीलात पेश किए जाने के बाद कई लोगों ने इसका इस्तेमाल बतौर ग़िज़ा के बजाय ग़िज़ा भी और दवा भी के तौर पर करना शुरू कर दिया है, जिसका तरकारी फरोश और काश्तकार फ़ायदा उठा रहे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चुगुर अगर कहीं कम कीमत में दस्तियाब है तो वहाँ नाप तोल में कमी का खदशा है और जहाँ कीमत ज़्यादा है वहाँ भी कोई तमानियत नहीं है कि नाप तोल दुरुस्त हो। मौसम गर्मा में इमली के दरख्त पर उगने वाले नए पत्ते जिन्हें चुगुर कहा जाता है, इन्हें शहर में शौक से इस्तेमाल किया जाता है। चुगुर शहर के नवाही इलाकों और दही इलाकों में भी दस्तियाब होता है, लेकिन इसकी कीमत इस कदर ज़्यादा नहीं होती। लेकिन शहरी इलाकों में चुगुर के इस्तेमाल के सिलसिले में डॉक्टर्स के मशवरे के बाद इसकी कीमत में ज़बरदस्त इजाफा होने लगा है और तरकारी फरोशों का कहना है कि काश्तकारों को इन पत्तों को तोड़ने में मुश्किल के सबब इसकी कीमत ज़्यादा है। डीसीपी साउथ जोन का तबादला, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन हैदराबाद साई चैतन्या का तबादला कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को हुक्म दिया कि फौरी साउथ जोन डीसीपी का तबादला कर दिया जाए और फौरी असर से दूसरे ओहदेदार का तकर्रुर अमल में लाया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वो इस ओहदे के लिए 3 IPS ओहदेदारों के नामों को खतियत दें और यह हुक्म दिया गया है कि तबादला करदा ओहदेदार को इंतखाबी उमूर से दूर रखा जाए। इंडिया ब्लॉक को 150 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी, राजेंद्र नगर में KTR का रोड शो। भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने यहां कहा कि मरकज़ में हुकूमत की तश्कील के लिए कोई इत्तेहाद की ज़रूरत हो तो BRS जैसी जमातों की तायद हासिल करनी होगी। KT रामाराव ने यह भी इद्दिया किया कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया ब्लॉक को 100 से 150 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं होंगी। हल्के चवड़ला में BRS उम्मीदवार किसान ज्ञानेश्वर की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर यहाँ राजेंद्र नगर में एक रोड शो को मुखातिब करते हुए BRS के क़ायद ने इन तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चवड़ला में एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया गया है जो कि एक ताकतवर क़ायद है जिसने कमज़ोर तबक़ात को मुत्तहिद किया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो BRS उम्मीदवारों को मुंतखब करें ताकि पार्टी मरकज़ में अपना रोल अदा कर सके। अगर BRS को 8 से 10 सीटों पर कामयाबी हासिल हो जाए तो मरकज़ की हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो देगी। उन्होंने अदा किया कि BRS तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है।
एसएससी रिजल्ट्स का 30 अप्रैल को ऐलान हो सकता है। एसएससी एग्जाम्स के रिजल्ट्स इस महीने ही जारी किए जाएंगे। तवक्को है कि महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी वेंकटेशम 30 अप्रैल को 11 बजे दिन इन एग्जाम्स के रिजल्ट्स जारी करेंगे। वाज़ेह है कि 10th क्लास के एग्जाम्स गुज़िश्ता महीने 18 मार्च से शुरू हुए थे, जो 2 अप्रैल तक जारी रहे। रियासत भर में एसएससी एग्जाम्स में 5,08,385 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र एसएससी के रिजल्ट्स गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जल्द जारी किए जा रहे हैं। रियासत भर में 19 सेंटर्स पर जवाबी बयाजात की जांच की गई थी, जो गुज़िश्ता हफ्ते ही मुकम्मल हो गई। गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में होने वाले इजाफे पर कोई काबू नहीं है, बल्कि गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में मज़ीद 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान गर्मी से कुछ राहत के बाद अब दोबारा गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। महकमे मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशकशी में कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के दौरान दर्ज हरारत में इजाफे के साथ साथ रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान शहर के कई नवाही इलाकों में बारिश के बाद गर्मी में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के शहरी अजला में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने के साथ साथ गर्म हवाएं चलने का खदशा है और आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत और माक़बल मानसून की बरसातों का सिलसिला शुरू होने का भी इम्कान है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस को उबूर कर चुका है और आइंदा दिनों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का भी खदशा है और इस दौरान लू लगने के वाक़यात से महफूज रहने के लिए शहरियों को शदीद धूप के औकात में घरों से निकलने से इज्तिनाब का मशवरा दिया जा रहा है, ताकि गर्मी और लू लगने के सबब पेश आने वाले वाक़यात से तदारुक मुमकिन हो सके। महकमे मौसमियात के अहदेदारों के अलावा महकमे सेहत की जानिब से भी शहरियों से अपील की जा रही है कि वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए धूप के औकात में निकलने से गुरेज करने के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ताकि गर्मी के असरात इनकी सेहत पर ना हों। सराफा मार्केट में मुसलसल तीसरे रोज गिरावट, सोने और चांदी की कीमतों में कमी। गुज़िश्ता हफ्ते तेजी का रुझान दिखाने के बाद अब घरेलू सराफा बाजार में मुसलसल तीसरे दिन करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में कमी की वजह से मुल्क के कई सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 72,300 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर आ गया है। ताहम चेन्नई में 24 कैरेट सोना अब भी 73,000 रुपये की सतह से ऊपर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी चेन्नई के अलावा मुल्क के दीगर सराफा बाजारों में 66,140 रुपये से 66,290 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर कारोबार कर रहा है। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी नुमाया कमी आई है। इस गिरावट की वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में आज चांदी 82,900 रुपये फी किलो की सतह पर कारोबार कर रही है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना आज 72,150 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 66,140 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। मुसलमान ओबीसी जुमरे में शामिल, कर्नाटक हुकूमत का फैसला। कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक अहम फैसला करते हुए इन्हें ओबीसी जुमरे में शामिल किया है। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात ने इस ताल्लुक से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी। कमीशन के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों को जुमरा B2 के तहत ओबीसी माना गया है। कमीशन ने इस सिलसिले में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कर्नाटक हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की तमाम जातों और बरादरियों को रियासती कांग्रेस की हुकूमत के तहत मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन का पीएम मोदी के बयान की जांच का ऐलान। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान पर मुल्क और बैरूनी मुल्क हो रही शदीद तनकीद के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके जांच का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन जराये का कहना है कि वज़ीर आज़म की तकरीर से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं और वो शिकायत कमीशन के ज़ेर गौर है। दी हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तकरीर के खिलाफ की गई शिकायत की इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाँच की जा रही है। वाज़ेह है कि पीएम मोदी के राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए बयान पर कांग्रेस समेत मुल्क भर की दीगर अपोजिशन पार्टियों ने सख्त रद्दमल का इजहार किया था और कांग्रेस ने इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने बयान में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर मरकज में अपोजिशन कांग्रेस इख्तियार में आती है तो वो लोगों की जायदाद, जमीन और सोना मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान के खिलाफ 23 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 2 तबकों के दरमियान फासला पैदा करने के लिए मजहब और मजहबी अलामतों का इस्तेमाल किया है। आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, ये बैंक जारी नहीं कर सकेगा क्रेडिट कार्ड।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा बैंक अब नए सारिफिन को ऑनलाइन शामिल नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए बैंक पर ये पाबंदियां लगाई हैं। निजी शोबे की कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ये एक बड़ा धचका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 शंबे को कोटक महिंद्रा बैंक को हिदायत दी है कि वो फौरी असर से नए क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद कर दे। इसके साथ ये कहा गया है कि ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए सारिफिन को शामिल करने का काम भी फौरी तौर पर बंद किया जाए। आरबीआई ने यह कार्रवाई कोटक बैंक के आरटी रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस में खामियों को लेकर की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को हिदायत की है कि वो अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए सारिफिन को ऑन बोर्ड करने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से फौरी तौर पर बाज आ जाए। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी सिस्टम में खामियां पाई थी। मरकजी बैंक ने भी इस मामले पर बैंक से जवाब तलब किया था और आरबीआई को यह जवाब तसल्लीबख्श नहीं लगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 2022 और 2023 में की गई आईटी जांच के बाद की है। मालूमात देते हुए आरबीआई ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक अपनी आईटी इन्वेंट्री का इंतजाम करने और डेटा को महफूज करने के तरीके में संगीन खामियां थी। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है और कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ताहम वो सारिफिन जो पहले से ही बैंक के साथ मौजूद हैं वो पहले की तरह तमाम खिदमात इस्तेमाल कर सकेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने अब तक 49 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर दी गई मालूमात के मुताबिक मुल्क भर में 49 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैंक के 28 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड फाइल हैं। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक मुल्क भर में 1780 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 2023 तक कुल 4 करोड़ 12 लाख सारिफिन होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में कुल 1 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। रकम के बारे में बात करें तो इस वक्त बैंक में कुल 3.61 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एनबीएफसी से बैंक में तब्दील करने वाला पहला बैंक है। कोटक महिंद्रा फाइनेंस को साल 2003 में बैंकिंग लाइसेंस मिला था और ये एनबीएफसी से बैंक में तब्दील होने वाला पहला बैंक था। डीजीसीए की हिदायत 12 साल तक के बच्चों को उनके वालिदैन के साथ हवाई जहाज में सीटें दी जानी चाहिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने बच्चों की हिफाजत के हवाले से सख्त इक़दाम उठाए हैं। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को हिदायत की है कि वो परवाज़ों के दौरान 12 साल तक के बच्चों को उनके वालिदैन या सरपरस्तों के साथ सीटें अलॉट करें। डीजीसीए ने मंगल को जारी करदा एक बयान में एयरलाइन से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 12 साल तक के बच्चों को उनकी सीटें अलॉट की जाएं और उनके वालिदैन या सरपरस्तों में से कम एक ही PNR पर सफर कर रहे हों। इसके साथ इसका रिकॉर्ड भी रखा जाए। एविएशन रेगुलेटर ने यह हिदायत माज़ी करीब में इस तरह के कई मामला सामने आने के बाद जारी की है। यह हिदायत ऐसे मामला के पस मंजर में आई है। अब 2024 में डीजीसीए की तरफ से जारी करदा एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर यानी ATC 1 के मुताबिक 12 साल से कम उम्र का बच्चा हवाई सफर के दौरान अपने वालिदैन के साथ सीट हासिल कर सकेगा। खास बात यह है कि इसके लिए मुसाफिर को कोई इजाफी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर वालिदैन ने मुफ्त सीट या ऑटो एलोकेशन का ऑप्शन चुना है तो बच्चे के लिए मुल्हिका सीट का इंतजाम करना होगा। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व सियासत का कोई असर नहीं, न मोदी लहर नजर आ रही है और न भगवा लहर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जानिब से हिंदुत्व को सियासत के मरकज में लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात 2024 के दौरान कोई भगवा या मोदी लहर नजर नहीं आ रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात में हिंदुत्व और मोदी के नाम पर वोट दे चुके आम लोगों के लिए अब 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बढ़ती हुई महंगाई, कम होते हुए रोजगार के मौके, महंगी तालीम, खवातीन और दलितों पर बढ़ते हुए मजालिम वगैरह अहम मसाइल हैं। तलबा का कहना है कि एक तरफ वो बढ़ती हुई फीस से परेशान हैं और दूसरी तरफ इनसे एहतजाज दर्ज कराने का हक भी छीना जा रहा है। उनका कहना है कि फीस में इजाफा और स्कॉलरशिप जैसे इश्यूज पर तहरीक ना चलाई जा सके, इसलिए यूनिवर्सिटी इहातों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तलबा रहनुमा आयुष कहते हैं कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटियों मरकजी और रियासती दोनों में तालीम महंगी हो गई है। इनके मुताबिक इस हुकूमत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस में 400% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप कभी वक्त पर नहीं आती और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज शुरू हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा फीस वाले हैं। इकोनॉमिक्स में MA करके लॉ की पढ़ाई की तैयारी कर रहे आयुष मानते हैं कि मोदी हुकूमत ने मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप खत्म करके इख्तिसादी तौर पर कमजोर मुस्लिम और दीगर अक़लियतों की आला तालीम पर बुरा हमला किया है। एक दीगर तालिब इल्म प्रिंस प्रकाश का कहना है कि जब तलबा फीस में इजाफा और स्कॉलरशिप जैसे मसाइल पर तहरीक चलाते हैं तो इन पर लाठी चार्ज किया जाता है और उनको फर्ज मुकद्दमात में फंसा दिया जाता है। तारीख के तालिब इल्म प्रिंस प्रकाश मजीद कहते हैं कि हुकूमत की तानाशाही की झलक रियासत की यूनिवर्सिटियों में देखी जा सकती है। वो कहते हैं कि बीजेपी हुकूमत में आने के बाद से यूनिवर्सिटियों से जमहूरियत खत्म हो रही है। नौजवानों के रोजगार के मौके कम होने से भी नाराजगी है। उनका कहना है कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके बीजेपी इख्तियार में आई थी और मोदी इनको ठीक से 20 लाख नौकरियां भी नहीं दे सके। वो रोजगार के बहरान को मोदी हुकूमत की नाकामी के तौर पर देख रहे हैं।
लोकसभा इलेक्शन दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम आज हो गई खत्म। 13 रियासतों की 79 लोकसभा सीटों का होगा फैसला। मुल्क की 79 लोकसभा सीटों पर दूसरे मरहले के लिए वोटिंग जुमा 26 अप्रैल को होगी। इससे पहले ये मुहिम आज शाम 5 बजे खत्म हो गई। गुज़िश्ता 48 घंटों में अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 126 के तहत इंतखाबी मुहिम रोक दी गई। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 79 लोकसभा सीटों पर पोलिंग होनी है। दूसरे मरहले में खुसूसी बहस केरला की वायनाड सीट पर है, जहां से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे मरहले में भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, शशि थरूर, राजू चंद्रशेखर, दानिश अली की सीटों पर भी वोटिंग होनी है। सऊदी अरब में सिनेमा टिकट की कीमतों में कमी मुतवक्को। सऊदी फिल्म कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिनेमा लाइसेंस और टिकटों की मालियती फीस में कमी का फैसला किया है, जिससे सऊदी सिनेमा तक आवाम की रिसाई में इजाफा होगा। आज न्यूज़ के मुताबिक फिल्म कमीशन ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान में कहा कि इसका मकसद सऊदी फिल्मों की मौजूदगी को बढ़ाना, सिनेमा स्क्रीनों की तादाद में इजाफा, प्रमोशनल ऑफर्स और टिकट की कीमतों को कम करना शामिल है। ये सिनेमा की शोबे की सपोर्ट, कंपनियों के लिए स्क्रीन और इख्तिसादी शराकत की शरह में इजाफे और मुमलिकत में फिल्म सकाफत की हौसला अफजाई की कोशिश है। कमीशन ने एक या इससे ज़्यादा फिल्मों को मुस्तकिल या आर्जी बुनियादों पर दिखाने के लिए सिनेमा लाइसेंस फीस में भी कमी की है। फिल्म कमीशन की जानिब से सिनेमा घरों के प्रैक्टिस और ऑपरेटिंग के लिए लाइसेंसिंग फीस में कमी से फैसले से सऊदी अरब में सिनेमा टिकट की कीमतों में कमी मुतवक्को है। फिल्म कमीशन का कहना है कि सिनेमा लाइसेंस और टिकट फीस में कमी बैनुल अक़वामी औसत के मुताबिक इस शोबे की पायदारी और तरक्की में सिनेमा कंपनियों की मदद के लिए की गई है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर सन 2018 में खुले। इससे पहले मुमलिकत में सिनेमा घर ममनू थे। यहाँ थिएटर शॉपिंग मॉल्स में होते हैं। मुमलिकत के सारे बड़े शहरों में थिएटर्स कायम हैं। हुकूमत का 2030 तक मजीद 300 सिनेमा घरों के लाइसेंस जारी करने का मंसूबा है। यहाँ सऊदी अवाम में हिंदी फिल्में बहुत मकबूल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।